वेलकम बैक। दिवाली के खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर नीलेश शाह, जो कि एनविजन कैपिटल के फाउंडर, एमडी एंड सीईओ हैं। नीलेश शेयरों को परखने की कला में माहिर माने जाते हैं। स्टॉक पिकिंग स्किल्स के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तलाशना भी इन्हें खूब आता है। और इससे पहले नीलेश कोटक म्यूचुअल फंड में भी रह चुके हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ में भी रह चुके हैं, तो बाय साइड सेल साइड दोनों का एक्सपीरियंस है नीलेश को। तो उनसे बात करते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। सारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं धनतेरस और दिवाली की, और ये आशा के साथ कि अगला संवत भी बहुत ही बढ़िया उभरेगा सारे दर्शकों और सारे निवेशकों के लिए। और नीलेश जी, चाहे कोटक में रहे, चाहे कोटक सिक्योरिटीज़ में रहे, चाहे एनविजन में रहे, दिखते वैसे ही हैं जो 2003 में दिखते थे। मेरे ख्याल से अभी भी उतने ही फिट। और उस फिटनेस का पहले तो राज बताइए जरा नीलेश जी। नहीं, मार्केट ही फिट रखता है। मार्केट में टिके रहना है तो फिट रहना है, और मार्केट में टिके रहे तो खुद फिट रहेंगे। यही सा सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फिलॉसफी है। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ नीलेश जी के साथ मैं कहीं बाहर सोशल इवेंट पे भी मिलता हूँ तो वो चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं लेते, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अच्छा नीलेश जी, चलिए मार्केट की बात करते हैं। अब इस समय वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ इस समय मार्केट में हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं? वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ बरकरार रहेगी, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी है अभी भी बहुत मजबूत है, रेजिलिएंट है। कई सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसीज पे बहुत ध्यान केंद्रित है। हर कंपनी, हर मैनेजमेंट जिससे बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल्स काफ़ी अच्छा है। तो हमारा ये मानना है कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, ये चलता रहेगा। जो एक थीम, जो एक अपॉर्चुनिटी सबसे जो सॉलिड और जो एक लॉन्ग टर्म के लिए लग रही है वो है फाइनेंशियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी। हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा देश है, जो कन्वेंशनली एक देश सेवर्स का रहा है, वो देश वो एक कोहोर्ट जो है वो अभी एक इन्वेस्टर्स की ओर बढ़ रहा है। कन्वर्ट हो रहे सेवर्स से इन्वेस्टर्स, पहली बात है। दूसरी बात, जो यंग कंज्यूमर है वो एस्पिरेशनल होता जा रहा है, तो या तो खुद की कमाई से भी खर्चा करना चाहता है, या लोन लेके भी अपने लिए घर, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए काफ़ी और सुविधाएं लेने की उम्मीद रखते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंशियलाइजेशन की, ये एक बहुत मजबूत अपॉर्चुनिटी, और जो एक डिजिटाइजेशन पिछले जो 5 साल 10 साल में जो एक डिजिटाइजेशन करके हो रहा है हमारे देश में, उससे फाइनेंशियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक ये फाइनेंशियलाइजेशन, चाहे उसमें बैंक्स हो, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स हो, जो कंपनी ऑनलाइन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेच रही है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रही है, माइक्रो फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी, ये सारी जो है ओवरऑल फाइनेंशियलाइजेशन के कंपोनेंट्स है। और हमारा ऐसा मानना है कि अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ये एक बहुत बड़ी, डाइवर्स और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। एक बात जो आपने कही कि लोन लेकर लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक जो रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि कहीं लोन लेकर शेयर मार्केट पर नहीं डाल रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसमें काफ़ी एक चलन आया है कि लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं और स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, और वो भी ट्रेडिंग में। और वो सेबी की रिपोर्ट भी है कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। ये कहीं जाके क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा इक्विटी कल्ट पे थोड़ा सा नेगेटिविटी भी ला सकती है, या फिर एक छोटा सा हिस्सा है ये? हमारा ऐसा मानना है कि ये छोटा सा हिस्सा है। शायद संख्या में बड़ा हो, जो लोग ऐसा कर रहे होंगे वो एक काफ़ी अच्छे मात्रा में हो सकती है, लेकिन जो पहले से भी है, चाहे वो आप ट्रेडिंग उसको कहे, डेरिवेटिव्स कहे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक लेवरेज्ड प्ले ही है। चाहे आप खुद लोन लेके निवेश कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, या आपको जो पहले ब्रोकर आपको एक फंडिंग फैसिलिटी देते थे, या जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी एक इनबिल्ट लेवरेज तो है ही। तो वो एक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, और वो चलते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक नया ट्रेंड है, ये चलते आ रहा है। हाँ, अगर कोई 7, 8, 9, 10% पे बोरो करके अगर समझो इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी स्टॉक्स में, या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, या सिप्स कर रहे हैं, या अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पैसा डाल रहे हैं, तो वो एक वहाँ पे तो अभी तक उनके लिए एक मुनाफा का ही एक प्रोपोजिशन बना है, या एक मुनाफा का ही, अगर आप उसको सौदा बोल सके तो ये मुनाफे का ही सौदा बना है, क्योंकि रिटर्न्स जो है
वो अभी तक तो हायर ही रहे हैं। मतलब अगर आपने 10% पे बोरो किया है तो अगर 12-15% का भी रिटर्न बना हो तो आपके लिए पॉजिटिव है, और लेवरेज करके तो उसका प्रभाव या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वीरू? ओके नीरज जी, मेरी तरफ से भी पहले आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं आपके उस 2020 के लास्ट और 2021 के बिगिनिंग में उस व्यू की बात करना चाहूँगा पहले, जो आपने रियल स्टेट एंसिलरी को लेकर दिया था। उसमें पैसा बना, 3 वर्षों में बहुत पैसा बना। आपकी उस वक्त की कॉल और इस वक्त की कॉल के बीच में लगभग 300 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी हो चुका है औसतन, और अभी भी स्टॉक्स चल रहे हैं। आपका कोई व्यू यहाँ पर कि ये साइकिल अब थोड़ा सा मैच्योर होने वाली है, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें, आपका व्यू इस स्पेस पे? ये जो रियल एस्टेट और उसके कनेक्टेड जितने भी सारे सेक्टर्स हैं या सब सेक्टर्स हैं, उनमें अभी भी ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो तकरीबन 10 साल के एक डाउन टर्न से निकला है। 10 साल का समय जो ऐसा था जहां बिल्डर्स पे इन्वेंट्री पाइलअप हुआ, रेरा आया, उसमें काफ़ी रीएडजस्टमेंट हुआ है, और डिमांड काफ़ी वीक सी थी, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बिल्कुल सी नहीं थी। तो हमारा ऐसा मानना है कि एक 10 साल के मंदी से ये सेक्टर गुजर के अभी बाहर उभर के आ रहा है। तो और कोई भी जो ट्रेंड है, ये इस टाइप की जो ट्रेंड होती है वो छोटे समय में वो ट्रेंड ख़त्म नहीं होती। ये जो ट्रेंड है ये ऐसा हमारा मानना है कि अगले 5-10 साल तक चलता रहेगा, और ख़ास करके हमारी जो इकोनॉमी है और जो अभी ग्रोथ रेट्स है वो अगर बरकरार रही, जो हमारा मानना है कि ये बरकरार रहेगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर उसका सीधा बेनिफिशियरी रहेगा। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, होम फाइनेंस कंपनीज है, और जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, ओवरऑल ये जो ओवरऑल पैक है, और कुछ हद तक होम अप्लायंसेस कंपनीज, ये जो 3 या 4 विभिन्न जो कंपोनेंट्स है रियल एस्टेट स्पेस को कनेक्टेड होके, हमारा ऐसा मानना है कि इसमें ये सेक्टर अभी भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में सिर्फ एक एंटर हुआ है, और कई साल तक डिमांड मजबूत रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे, और ये सेक्टर हमारा ऐसा मानना है कि बुल मार्केट में प्रवेश कर चुका है, और ये बुल मार्केट अभी तक कई सालों तक चलेगा। ओके, तो कंटिन्यू टू होल्ड। अगर आपने उस समय इन स्टॉक्स को ग्रिप किया है, इस सेक्टर में पैसा लगाया है, रियल स्टेट एंसिलरी और कुछ हद तक एचएफसीज है। अच्छा नीलेश जी, कुछ सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस या फिर एंटायर प्रेजेंस मिड कैप में ही होती है। फॉर इंस्टेंस रेलवे, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो डिफेंस कंपनियां। कोई मिड कैप की यही थीम या फिर कोई और थीम जो आपके जहन में आती है जो कि CY24 में डोमिनेट कर सकती है आपके अनुमान के मुताबिक? CY24 में अगर मिड कैप की बात करें तो अभी भी जो मैंने पहले भी बात की थी, जो फिनेंशलाइजेशन या फिनेंशियल्स जो है, तो मिड कैप बैंक्स है। मतलब मैं मिड कैप की जगह टियर 2 टियर 3 बैंक्स है, स्पेशलाइज्ड NBFCs है, ये जो एक स्पेस है उसमें अभी भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगले 1 साल तक भी बरकरार रह सकती है, और ये एक हमारा व्यू बड़ा पॉजिटिव है ये सेक्टर पे लग के। दूसरा जो है ऑटो कंपोनेंट स्पेस, ऑटो कंपोनेंट स्पेस अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऑटो सेक्टर में डिमांड मजबूत है, और हमारी कई ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, उनका इंडिविजुअल तौर पे वॉलेट पर व्हीकल बढ़ाया है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, रिप्लेसमेंट मार्केट है। तो मिड कैप कंपनीज जहाँ है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्पेस में। और तीसरा जो केपेक्स को लग के जो बड़ी कंपनीज है उनके वैल्यूएशंस तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो छोटी कंपनीज है जो अभी भी कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, कंज्यूमेबल सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, वहाँ पे अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत मजबूत रहेगा 2-3 साल तक। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और ख़ास करके 2024 में जनरल इलेक्शन का अगर जो हमारे नागरिकों का एक बहुत ही कंसेंसस और एक निर्णायक डिसीजन आएगा, तो उसके बाद ये सेक्टर को बहुत एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे हम क्रेडिट की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, केपेक्स भी बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप्स में ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साल और अगले कई साल उभर के आ सकते हैं। ओके, चलिए नीलेश, ये एक बड़े सेक्टर की बात करते हैं जिसको आपने काफ़ी समय से परखा है और काफ़ी मल्टीबैगर्स ढूंढे हैं आपने स्पेस में, IT। मिड कैप IT तो शानदार रहा है, लेकिन लार्ज कैप IT में अभी भी डिबेट है कि क्या करना है।
अब आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? लार्ज कैप के लिए चैलेंजेस रहेंगे अनुज, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो 10 साल में कई टेक्नोलॉजी चेंजेस आए, डिसरप्शंस आए, डिजिटाइजेशन हुआ, शिफ्ट ऑनलाइन तक हुआ, ऐसे एनवायरनमेंट में भी इनके रुपी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 10% ही रहा है। मतलब ये जो सेक्टर है वो आपके लिए डॉलर टर्म्स में भी मिड सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ दे सकता है, 5, 6, 7%। और तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में रहेंगी, जो स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज, जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म व्यू है कि पी मल्टीपल बैंड जो है तकरीबन, अगर आप इन्फोसिस का भी देखें तो 20 और 30 पी मल्टीपल के बीच में ट्रेलिंग अर्निंग्स के बेसिस पे ये एक रेंज में रहता है। तो अगर वो लोअर एंड पे आता है तो वहाँ पे अगर आप लेके एक क्विक रिटर्न या शायद एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ रिटर्न बन सकता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से अभी भी लार्ज कैप आईटी को अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, लार्ज कैप आईटी को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरे स्पेस जिसने मार्केट को तंग किया है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। HDFC बैंक ने 3 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिए। ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से, और यहाँ पर अब क्या करें? तकलीफ यहाँ पे एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का है। अगर हम कोविड के पहले का समय देखें, उसके पहले जो 3, 4, 5 साल जब वहाँ पे कई चैलेंजेस आए बैंकिंग सेक्टर को, और वो एक एनवायरनमेंट जो टफ और चैलेंजिंग पीरियड था, उसमें 2 या 3 प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा और शानदार प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि वो अपने एसेट क्वालिटी को लेके बहुत ही फोकस थे। HDFC बैंक, कोटक बैंक, तो वहाँ पे ये जो बैंक्स हैं उन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस किया। 2020 के बाद जब बाकी छोटी बैंक्सों ने अपने बैलेंस शीट को रिपेयर किया, जो साफ सफाई करनी थी एसेट क्वालिटी को लेके, प्रोविजन करना था, वो सब कर दिया और वो ग्रोथ के लिए तैयार हो गए। तो और उनके वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव थे। तो मार्केट जो है इंक्रीमेंटल पैसा छोटी बैंक्स, टियर 2 बैंक्स, टियर 3 बैंक्स में पैसा लगा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्षेत्र में, ये सेक्टर में सप्लाई बहुत बढ़ गया है, कई नए IPOs आए हैं, तो चॉइस एक बढ़ गई है। तो जहाँ रिलेटिव परफॉर्मेंस का था, ऑपरेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाकी सब बैंक्स का और शानदार आ रहा है। ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक, कोटक बैंक का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उनका ग्रोथ है 15%, यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है 20-25%। तो मार्केट जो है वो एक ग्रोथ का गुलाम है और मार्केट वहीं पे शिफ्ट हो रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगा वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। दूसरी बात कि जो FIs है, इनके ये फेवरेट स्पॉट्स हैं, बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। FIs अभी बैकफुट पे है, बैक सीट ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 2024 में उनका रुख बदले, खास करके अगर जनरल इलेक्शन में वो एक मन बना लेते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, हमारे पास फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बरकरार रहेगी, तब बड़ा पैसा आ सकता है। और जब वो बड़ा पैसा आएगा, वो पैसा काफ़ी हद तक बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाएगी। तो ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से ये जो बड़ी अच्छी बैंक्स है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। ओके अच्छा नीलेश जी, अगर मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमारे पास चॉइसेस बहुत नहीं है और वहां पे सिर्फ इक्का दुक्का कंपनियां ही पूरे सेक्टर को संभाल रही हैं। फॉर इंस्टेंस, अब इन 3 सेक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा सर। एविएशन, इंडिगो, पूरा मार्केट शेयर उनके पास है, प्राइसिंग पावर उनके पास है। दूसरा अगर आप देखें आपका एग्जीबिशन कंपनियों में PVR, और तीसरा एक बास्केट और रखना चाहूँगा, दैट्स एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। BSE को देखिए आप, MCX को देखिए आप, CDSL को देखिए। इन तीनों स्पेस में से सबसे अच्छा दाव खेलने के लिए आपको अगले 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लगता क्या है इस वक्त? जो एविएशन और मल्टीप्लेक्स का जो स्पेस है वो हमने तो आज तक अवॉइड ही किया है, क्योंकि ये सारे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और जो एविएशन सेक्टर है, जहाँ तक इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो इसमें हर 2-3 साल में कोई ना कोई बैंक्रप्सी होती ही है कोई भी एयरलाइन कंपनी की। और दूसरी बात कि इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे काफ़ी निर्भर करता है। तो हमारे लिए तो ये क्षेत्र अभी भी अवॉइड है। हाँ, अगर एविएशन सेक्टर को प्ले करना है तो जो OTA कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स है, वो एक बेहतर रास्ता है एविएशन सेक्टर पे एक्सपोजर लेने का, क्योंकि वो कंपनीज़ में भले कंपटीशन है, लेकिन वहाँ पे कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल से बस आपको एक अच्छे ऑपरेटर की तलाश रहनी चाहिए, अच्छे मैनेजमेंट की तलाश रहनी चाहिए। एविएशन, वहाँ पे OTT का थ्रेड बरकरार रहेगा।
हालांकि कंसोलिडेशन हो चुका है, तो हो सकता है कि काफ़ी जो चैलेंजेस है अभी ये इनके लिए ये चैलेंजेस आगे आके नहीं उभर पे आएगी। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है और कंटेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर अच्छी मूवी आ गई तो आपकी ऑक्यूपेंसी रहेगी, अच्छी मूवी नहीं आई तो आपकी ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगी। जो तीसरा स्पेस है, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेस है, उसमें एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरीज है, ये बहुत ही बढ़िया स्पेस है। ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे जो हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, वो बहुत अच्छी तरह प्ले आउट होता है। जो नंबर 1 प्लेयर है, चाहे उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो नंबर 1 ही रहता है। स्टिकिनेस बहुत मजबूत है और ये सारे में अभी ऐसा लग रहा है कि MCX एक बहुत ब्यूटीफुली पोजीशन है। CDSL को आपको प्ले करने के लिए और भी कई तरह है प्ले करने को। आप ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म ओन कर सकते हैं या कोई भी म्यूचुअल फंड के RTAs है, वहाँ पे भी आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन MCX हो सकता है एक बहुत यूनिक प्ले है। पिछले 10 साल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कमोडिटीज़ की अभी एक शुरुआत है। खास करके अभी म्यूचुअल फंड्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शायद और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ता है और कई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो उसमें हो सकता है कि वॉल्यूम्स ये एक्सचेंज का फ्यूचर में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। हालांकि स्टॉक प्राइस पिछले कई महीनों में बहुत अच्छा अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन जहां करेक्शन दिखाई दे वहां पे एक कंस्ट्रक्टिव व्यू इस पे बनाना चाहिए। ओके अच्छा नीलेश जी, अब मैं केमिकल का जिक्र करूंगा। इसमें रोज़ बरोज़ ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग से कुछ पैसा तो बना ही लेते हैं, बट एक जिसे कहते हैं ना एक साइकिल जो होती है जिस पे आपको बिलीव करना पड़ता है। आई मीन कोविड, पोस्ट कोविड, आई मीन 2020, 21, 22 बहुत अच्छा गुजरा। डिमांड इनके लिए बहुत स्ट्रांग थी, प्राइसिंग पावर इनके पास थी। फिर अंतिम दौर में इन्होंने कैपेसिटी एडिशन की काफ़ी ज़्यादा। अब आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, आपके पास चाइना की सप्लाई है, आपके पास यूरोप का ठंडा मार्केट है। ऐसे में आप इन प्राइसेस पर केमिकल पे क्या व्यू रखते हैं नीलेश जी इस वक्त? हमारा व्यू केमिकल पे नेगेटिव ही है। ये केमिकल का जो क्षेत्र है ये एक और कमोडिटी ही है, और वो खास करके पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ये बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बिज़नेस में हमें निवेश बहुत बड़ा करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने को वर्किंग कैपिटल भी देनी पड़ती है, और मार्जिन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। कहीं क्रूड ऑयल आपके मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है, कहीं को चाइना में फैसिलिटीज़ रीओपन हुई तो वो आपके मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। डिमांड काफ़ी हद तक ग्लोबल ग्रोथ पे निर्भर करता है, और वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल नहीं है। कई कंपनीज़ को स्पेशलिटी के नाम पे बहुत ऊंचा वैल्यूएशन दिया जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी तक जो एक जो कहते हैं वर्स्ट इज़ नॉट येट ओवर, हमारा ऐसा मानना है कि अभी तक वर्स्ट होना बाकी है केमिकल सेक्टर में, और कुछ इंतज़ार करना चाहिए या तो प्राइजेस को अट्रैक्टिव करने होने में, या ये सेक्टर को एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरने को। तो और ये समय हो सकता है 1-2 साल और लगे, वो पीरियड में बहुत अच्छे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ऑलराइट नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनुज, धन्यवाद।